हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आंचल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बैंकिंग वाला। एक ऐसा क्वेश्चन जो हर एक बच्चे के दिमाग में रहता है कि क्या हमें प्रिपरेशन करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें क्या ऐसे प्रिपरेशन करनी है या फिर हमें ये काम करना है या फिर हमें कौन सी चीज़ पे ध्यान रखना है, सिलेबस क्या है, किन चीज़ों पे ध्यान रखना है बैंक एग्जामिनेशन को देने से पहले। ये सब क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने सेशन की तरफ चलते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होना चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन को देने से पहले, वो ये होना चाहिए, नो योर एग्जामिनेशन। हम पहले समझ तो ले कि एग्जामिनेशन में आ क्या रहा है, दिया क्या गया है, क्या पूछते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज होती है हमारे सिलेबस को समझने की, और आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी कैसे करनी है, सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस को समझ लो कि इसमें आता क्या क्या है। सो नंबर 1 पोजीशन पे है हमारा ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या आता है अभी इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देन वी हैव वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर वोकैबुलरी जो आपके अलग अलग एग्जामिनेशन के अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग पैटर्न्स में पूछी जा रही है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और कैसे से पढ़ा जाएगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो कि आपके क्लर्क नहीं बट पीओ लेवल या अबव किसी भी एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी क्लर्क में नहीं आती है, बस पीओ में आती है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रैक्टिस। ये 5 सीढ़ियां हैं जो आपको चढ़नी है अपनी एग्जामिनेशन को पक्का करने के लिए, अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए। सो इस सीढ़ी का सबसे पहला पड़ाव है ग्रामर। अब ग्रामर के पोर्शन में हमें सब कुछ पढ़ना है क्या या नहीं पढ़ना है, और सब कुछ पढ़ने के बाद करना क्या है ना। तो हम एक होड़ में लगे रहते हैं कि हमें ना ग्रामर के सारे रूल्स याद करने हैं। बट बेटा, ये ग्रामर के सारे रूल्स हमें इतना हेल्प नहीं करने वाले। जो हमें मदद करने वाला है वो ये है कि इन ग्रामर के रूल्स का एप्लीकेशन कैसा होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले पता तो चल जाए कि कौन से रूल्स पढ़ने हैं, कौन से रूल्स से रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी बात को समझते हुए हमने क्या बोला, कुछ टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे क्लर्क का एग्जामिनेशन हो चाहे पीओ का, जिसमें आपका रिलेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और टेंसेस, इन 6 टॉपिक्स में से कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो ग्रामर बेस्ड होगी और ना पूछी जाए। तो ग्रामर बेस्ड के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाऊं तो फिक्स प्रेपोजिशन में हमारा जो मेजर पोर्शन होता है वो होता है फिक्स प्रेपोजिशन का यूसेज, और टेंसेस में जितने कंडीशनल टेंसेस है उन सभी का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। कंडीशनल टेंसेस का मतलब क्या हो गया कि जब कंडीशन लगा दो, जैसे अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड, फॉर, गिवन या इफ, इन सबको लगा देंगे तो क्या होगा। इमेजिनरी सेंटेंस होगा तो उसमें इफ, एज इफ, विश, एज दो का यूज कर दिया तो उसके बाद वर्ब कैसा लगेगा। अगर 2 वर्ब हैं, दोनों फ्यूचर टेंस में होने हैं, एक पहले होगा एक बाद में होना है, तो कैसे वर्ब फॉलो करेंगे। अगर 2 काम पास्ट में एक साथ हो चुके हैं तो क्या करेंगे, 2 काम पास्ट में एक के बाद दूसरे हुए तो क्या करेंगे। अगर इफ वाली कंडीशन में प्रेजेंट टेंस आ गया तो आगे क्या लगेगा, इफ वाली कंडीशन में पास्ट टेंस आ गया, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो क्या लगाएंगे, परफेक्ट टेंस आ गया तो क्या लगाएंगे। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में जो इधर उधर घूमते रहते हैं, इन सभी का जवाब हमें यहां मिल जाना चाहिए, है ना। और ये सब चीजें अगर आप एक बार लर्न मत करना रूल्स को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, आप एक बार रूल्स को देखेंगे जरूर। ठीक है, अंडरस्टैंड रूल्स, एक बार रूल को समझ लो। ठीक है, एक बार रूल को समझ लो, अंडरस्टैंड रूल्स, प्लस सॉल्व कम से कम कुछ नहीं तो 70 से 80 क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक से सॉल्व करने हैं, फ्रॉम ईच टॉपिक। क्योंकि अगर हमने रूल्स को पढ़ लिया, याद कर लिया, तो वो रूल्स काम नहीं आने वाले। लेकिन अगर हमने इन रूल्स को अप्लाई कर लिया 70-80 क्वेश्चंस में, नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा, 70-80 क्वेश्चंस कर लिए, एडजेक्टिव पढ़ा, 70-80 क्वेश्चंस कर लिए, अगर हमने ये काम करना स्टार्ट कर दिया, तब आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इसलिए हम बार बार आपसे एक ही चीज कहते हैं, क्या, कि आपको जरूरत है क्या करने की, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की। और हमें ग्रामर को याद नहीं करना, रूल्स को याद नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें सीखना है एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। ग्रामर कैसे लगाया जाएगा, उसके क्वेश्चन में उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। और ये तभी आएगा जब हर
टॉपिक से रिलेटेड आप 70 to 80 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, ये बहुत रेडिली अवेलेबल हो जाते हैं। आप बैचेस ज्वाइन करोगे तो बैच में भी हम आपको दे देते हैं, तो इट्स नॉट एन इशू कि आपको नहीं मिलेगा या फिर इसकी कोई परेशानी होगी। ठीक है, इट विल बी अवेलेबल। नाउ आगे बढ़े दूसरे पोजीशन पर। दूसरी चीज हमारी क्या कहती है, दूसरी कंडीशन है हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मेजर क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, पैराजम्बल है, मैच द कॉलम है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, कॉलम बेस्ड एक्सरसाइजेस है, फिलर्स है, कनेक्टर्स है, स्टार्टर्स है, मिसलेनियस क्वेश्चंस है। अब देखो इसमें से स्टार्टर्स तो डेफिनेटली समझ लो पीओ में आते हैं, प्लस मेंस के एग्जामिनेशन में हमें स्टार्टर्स की क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वही सेम चीज कनेक्टर्स में भी होती है, मेंस के क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। ये कभी कभी बहुत इजी वर्ड्स के साथ कनेक्टर्स क्लर्क में आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस है, बट ज्यादातर ये दोनों एक्सरसाइजेस पीओ में देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी की जो एक्सरसाइजेस है ये हमें हर जगह मिल सकती है, हर जगह मिल सकती है। ठीक है, सो बेसिकली ये सारी कॉन्सेप्ट, इन सब में ग्रामर का, रीडिंग एबिलिटी का, अंडरस्टैंडिंग स्किल का, वोकैबुलरी का बहुत काम है। और इन सब चीजों को डील करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, इन सब चीजों को डील करने के लिए हमें एक काम करना है, सॉल्व और समराइज। हमें एक काम करना है, समराइज 1 आर्टिकल डेली। एक आर्टिकल को कम से कम डेली समराइज करो। समराइज करने का मेरा मतलब यह है कि आपने सपोज करो कोई एक आर्टिकल ले लिया है ना, सपोज करो आपने कोई एक आर्टिकल ले लिया, उस आर्टिकल को आपने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स में से आपको मिलेगा हर पार्ट में लगभग 10 से 12 सेंटेंसेस। उन 10 से 12 सेंटेंसेस में से आपको 10 से 15 शब्द निकालने हैं जो उसमें इंपॉर्टेंट होंगे। सेंटेंस नहीं बनाना, सिर्फ 10 से 15 वर्ड्स निकालने हैं जो इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर आप उसको 10 दिन बाद भी उन 10 से 15 शब्दों को देखोगे तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि उसमें लिखा क्या हुआ था। ठीक है, तो ये काम अगर आप रेगुलरली 30 दिन तक कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, जैसे कि रीडिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता लगने लग जाएगा, वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी, और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रिटेनिंग स्किल, ये भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये 5 चीजें सिर्फ एक काम को करने से होंगी, और इस एक काम से आपको जितने यहां पर कॉन्सेप्ट्स दिखाई दे रहे हैं इन सब में हेल्प मिलेगी। सारे के सारे क्वेश्चंस में इस एक चीज से हेल्प मिलेगी। तो बताओ ये एक चीज क्या, अगर शुरुआत करने जाओगे तो 40 मिनट्स लगेगा स्टार्टिंग में, 40 मिनट्स के बाद ये कम होता जाएगा, 15 दिन बाद आपको और कम समय लगेगा, 20 दिन बाद आपको और कम समय लगेगा, और फिर आप एक आर्टिकल को मुश्किल से 15 मिनट में पूरा समराइज करके समझ भी जाओगे। लेकिन ये समय लेगा, एंड यू हैव टू बी वेरी एडमेंट अबाउट इट कि हम इसे छोड़े ना किसी भी दिन। ठीक है, सो ये हमारे लिए एक बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद आते हैं हम तीसरी चीज, दैट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस को देखोगे तो ज्यादातर क्या पूछा जाता है, एक वर्ड यूसेज का, वर्ड इंप्रूवमेंट का, वर्ड स्वैप का क्वेश्चन। ठीक है, अब वोकैबुलरी सारी तो लर्न हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि हर रोज वर्ड्स ऐड हो रहे हैं, और सारी वोकैबुलरी लर्न करने का हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास इतना ज्ञान भी नहीं है कि हम 10-12 लाख वर्ड्स याद कर सके, है ना। तो एक शॉर्टकट है, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच और प्रीवियस ईयर वोकैब। एटलीस्ट इतना तो हम देख सकते हैं, है ना। रूट वर्ड इसलिए कि कोई भी वर्ड अगर आपके सामने आएगा, हो सकता है आपको पूरे शब्द की मीनिंग ना पता हो, लेकिन आपको उसकी मीनिंग ऐसे, जैसे सपोज करो एक वर्ड हमने समझा इनकॉन्ग्रुएंस, इनकॉन्ग्रुएंस, ठीक है, तो कॉन का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट होके काम करना। इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट डिफाइन करना, अलग थलग भागने वाली बात करना। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हमें इसके रूट वर्ड्स पता है, तो हम इसकी मीनिंग निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप रूट वर्ड के थ्रू मीनिंग निकालोगे आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच समझना, देखो जैसे ब्लैंक दिया है, ब्लैंक के पहले एक आर्टिकल लगा है, सपोज करो ब्लैंक दिया है, ब्लैंक के पहले एक आर्टिकल लगा है और ब्लैंक के बाद एक नाउन लगा है, तो हमें पता है बीच में एडजेक्टिव आना है ना। अब आपके पास 5 शब्द दिए हुए हैं, एक वर्ड ITY में एंड हो रहा है, एक वर्ड आपका एडजेक्टिव प्लस LY में एंड हो रहा है, एक वर्ड में OUS लगा हुआ है, एक वर्ड में ATE लगा हुआ है, एक वर्ड में ओके वर्ब के साथ या नाउन के साथ, लेट्स राइट, है ना। ओके, नाउन वर्ब के साथ हमारे पास ENT लगा हुआ है ना।
तो ये नाउन बनाएगा, है ना, हम इसको नहीं लगा सकते। ATE वर्ब बनाएगा, हम इसको नहीं लगा सकते। एडजेक्टिव प्लस LY एडवर्ब बनाएगा, हम इसे नहीं लगा सकते। ITY नाउन बनाएगा, हम इसको नहीं लगा सकते। हमारे पास बचा क्या? हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा जिसको हम समझ सकते हैं, और यही कहा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। कैसे समझे कौन सा वर्ड क्या फॉर्म कर रहा है, इससे हमें हेल्प मिलती है फिलर बेस्ड क्वेश्चंस में या ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जहां पर वर्ड्स का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो ग्रामर और ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बहुत सारी चीजें नहीं, एटलीस्ट ये तो हम याद कर सकते हैं। याद नहीं करना है, अगेन आई टेल यू, इसकी लिस्ट अगर आपने पेड बैच ज्वाइन किया होगा तो इन सब चीजों की हम आपको लिस्ट देते हैं, और लिस्ट देते वक्त ही कह देते हैं क्या कि आप इसको याद ना करें, है ना। आपके पास दिन में होते हैं, हफ्ते में होते हैं 7 दिन, लेकिन लेट्स कीप हमारे काम के लिए 6 ही दिन रखते हैं। ठीक है, एक दिन आपकी छुट्टी कर देते हैं। ठीक, एक दिन आपकी छुट्टी कर देते हैं एक दिन के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास जो ये 6 दिन बचे हैं, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली ये जो चीजें अभी हम देख रहे हैं ना, जैसे एक दिन रूट वर्ड्स की शीट उठा ली, एक दिन फ्रेजल वर्ब की शीट उठा ली, एक दिन आइडेंटिफिकेशन की शीट उठा ली, फिर एक दिन प्रीवियस ईयर वोकैब की शीट उठा ली। ठीक है, फिर वापस से रूट वर्ड की शीट उठा ली, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी की शीट उठा ली। तो अगर आप ये काम जनरली बार बार करते रहोगे, बार बार से मेरा मतलब क्या है, बार बार से मेरा मतलब क्या है, दिस इज फ्रेजल वर्ब, राइट। हाँ, तो बार बार से मेरा मतलब क्या है कि सपोज करो आपने इन शीट्स को दिन में कितनी बार पढ़ा? रीड 3 to 4 टाइम्स अ डे। ठीक है, सिर्फ इसको पढ़ो, याद मत करो, सिर्फ रीड करो। हम कह रहे हैं ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, और जब ऑटोमेटिकली याद हो रही है तो फिर आपको वो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यार इतनी बड़ी चीजें मैं कैसे करूं, इतनी सारी चीजें मैं कैसे करूं। तो ये स्ट्रेस जब आप दूर करोगे अपने दिमाग से, तो आपके लिए बहुत सारा आसानी हो जाएगी व्हेन इट कम्स टू योर वोकैबुलरी पोर्शन। ठीक है, एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट हमारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में देखो, क्लर्क लेवल में तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती नहीं, पीओ लेवल में आएगी या फिर उससे ऊपर। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में सिर्फ 2 चीजें पूछी जाती है, एक हमारा लेटर राइटिंग और एक हमारी एसे राइटिंग। प्रेसी राइटिंग आरबीआई के एग्जाम में कभी कभी पूछी जाएगी, बट इट्स नॉट वेरी प्रोमिनेंट। ठीक है, और लेटर राइटिंग एसे राइटिंग हर जगह आएगी, हर जगह आएगी। इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए हमारी 5-6 चीजें हैं जो हमारी सही होनी चाहिए। एक, हमारा नॉलेज, ऑफकोर्स जो टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो, अगर उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो हम कैसे लिखेंगे, है ना। हमारी ग्रामर, मतलब जो हम सेंटेंसेस फॉर्म करें वो ग्रामर उसकी सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, जो लोग कहते हैं ग्रामर तो 5 नंबर की आती है, 7 नंबर की आती है, उनको उठने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में तो आपका मेंस का पेपर भी चेक नहीं होता, है ना। तो ये जरूरी है, तो ग्रामर गलती नहीं करनी है। ठीक, प्लस हमारी स्पेलिंग्स सही होनी चाहिए जब हम लिखने जाएंगे। तो नॉलेज होनी चाहिए जिस टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे हो, ग्रामर अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे कैसे सेंटेंसेस को लिखना है। तीसरा, स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा, एक बहुत बहुत जरूरी बात, फॉर्मेट, कैसे लिखते हैं। लेटर राइटिंग का तो बहुत ही रिजिड फॉर्मेट है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। और मान लो ये सब चीजें तुम्हारे अंदर है, मान लो ये सब चीजें तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम टाइप ऐसे कर रहे हो, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, फिर क्या काम हुआ, क्या फायदा हुआ इन सब चीजों का? क्योंकि जब आते हुए चीज टाइप ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि टाइपिंग स्पीड नहीं है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फोकस करने के लिए इन 5 चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी होता है, इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ द परफेक्ट एस्पिरेंट एंड गेट सिलेक्टेड। ठीक है, तो अगर आप पीओ के लिए फोकस कर रहे हैं तो इन चीजों पे भी काम करना बहुत जरूरी हो जाएगा। ग्रामर को हल्के में मत लो, स्पेलिंग्स को हल्के में मत लो। ठीक है, दैट्स वन थिंग। एंड लास्टली जो हमने आपसे कहा कि प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, तो हम प्रैक्टिस कुछ इस तरह से ही करते हैं कि जब हमारा सारा सेशन कंप्लीट हो जाता है तो प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, क्विजेस सॉल्व करने हैं। क्विजेस सॉल्व करने हैं एटलीस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट, 1 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, ऐसा लिखो। ठीक है, 1 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। तो एटलीस्ट 4
हमें क्विजेस सॉल्व करने हैं दिन के, जब हमारा ऑलमोस्ट 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, आफ्टर 40% कंप्लीशन, आफ्टर 40% सिलेबस कंप्लीशन। ये ध्यान रखना कि आपको ये काम करना जरूरी है, क्विजेस को एटलीस्ट 4 क्विज सॉल्व करने हैं, ठीक है। जब एग्जाम नहीं है, देख, जब एग्जाम नहीं है, नो एग्जाम के टाइम में 2 मॉक्स 1 वीक, इन अ वीक, एक वीक में आपको 2 मॉक्स कम से कम देने हैं। और अगर एग्जाम का टाइम हुआ, एग्जामिनेशन टाइम हुआ, तब तो भैया क्या करोगे, 1 मॉक डेली एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। हर रोज एक मॉक देना है, हर रोज एक मॉक का रिवीजन करना है, रीअटेम्प्ट करना है। जो प्रीवियस डे दे दिया है उसका सुबह एक बार रीअटेम्प्ट कर लो और शाम को एक नया मॉक दो, फिर उसके क्वेश्चंस को एनालाइज करो कि कहां गलती हुई है, कैसे गलती हुई है, और अगले दिन उसको रीअटेम्प्ट करो, फिर शाम को नया मॉक दो, फिर उसको एनालिसिस करो कि कहां गलती हुई, कैसे गलती हुई, और फिर अगले दिन उसको रीअटेम्प्ट करो और शाम को एक नया मॉक दो। ऐसे करोगे तो आपकी गलती भी इंप्रूव होगी, है ना। ये जरूरी है समझना हमारे लिए कि हमने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, जो हम पेपर में 30 नंबर का 20 नंबर का छोड़ आए, वो हम क्यों छोड़ आए। तो वो जो एनालिसिस करने के बाद आप रीअटेम्प्ट करेंगे ना, हो सकता है आपने एक नए पैटर्न की वजह से छोड़ दिया हो, और हो सकता है वो नया पैटर्न बहुत ईजी था, बहुत जल्दी हो जाता और आपको बहुत सारे मार्क्स दिला के जाता, है ना। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए इस काम को करना, ठीक है। That is all you have to do to get selected in an examination। अगर आप इंग्लिश के स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो तो, अगर आपने ये थॉरली प्रैक्टिस कर लिया ना फॉर 1 मंथ, ठीक है, थॉरली 1 मंथ आपने ग्रामर पढ़ लिया, 1 मंथ आपने अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तो नहीं, 1 मंथ आपने अपने समराइज करने में दे दिया, आर्टिकल को समराइज करने में दे दिया, 1 मंथ, उसी 1 मंथ में आपने क्विजेस भी सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। आई एम टेलिंग यू, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि बैंकिंग में मेजर डोमिनेंस जो है वो रीडिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी का है। जितना ज्यादा आता जाएगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। और आर्टिकल समराइज करने से सिर्फ एक चीज में हेल्प नहीं मिलेगी, आप रीजनिंग पढ़ते हो, उसमें लॉजिकल रीजनिंग आती है, बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, बहुत कुछ समझना होता है ना, वहां भी मदद करेगा, क्योंकि रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग तो वही काम करेगा। आपकी डीआई में बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कंक्लूजन्स निकालने होते हैं कि यार इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब मैं क्या करूं, इसका मतलब मैं क्या करूं, आपको वहां पे भी हेल्प करेगा। करंट, अब ऑब्वियसली बात है, आर्टिकल पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर्स में तो मदद करेगा ही करेगा, है ना, क्योंकि न्यूज से रिलेटेड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश में तो काम आएगा ही आएगा। सो एडिटोरियल इज वन फुल पैकेज जो कि आपके पूरे सब्जेक्ट को बहुत आसान कर देता है। और इसीलिए हम सुबह 8 बजे आपके लिए एडिटोरियल सेशन लेकर आते हैं, मंडे टू सैटरडे। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि इस एडिटोरियल सेशन में आई गिव यू वोकैबुलरी से रिलेटेड सिनोनिम्स, वोकैबुलरी के हिंदी में मीनिंग क्या होंगे, वोकैबुलरी को एक अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग तरीका जीआईएफ और वीडियो के थ्रू पढ़ाने का, और जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं उससे कम 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्लस लास्ट में हम आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी बताते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक ही सेशन में मिल जाती है, एंड दैट इज सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे एडिटोरियल सेशन। तो उसको ज्वाइन करो ताकि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सके जो अभी तक आपको नहीं मिले। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा काम करो। Nothing is impossible. Why? Because the word itself says I am possible. Thank you so much. Bye bye. Do take care of yourselves.